तो भाई नहीं, अगली क्लास में नहीं आने दूंगा। सर मुझसे तो डबल लिया है आपने। क्या राहुल? मुझसे तो आपने डबल ली है ना फीस, तो मुझे क्या दो दो क्लास दोगे? बिल्कुल देंगे, दो दो क्लास देंगे, देते तो है भाई। जिन्होंने नहीं दी है, मतलब किसी ने भी नहीं दी है, तो सब फीस दे देना मेरे को। तुम लोग तो पता नहीं पढ़ने में तो सीरियस हो नहीं। किसी ने भी, एक ने भी शेड्यूल नहीं भेजा, एक राहुल सर के अलावा। एक सिंगल पर्सन ने मेरे को अभी तक शेड्यूल नहीं भेजा कि मैं नेक्स्ट 45 डेज कैसे यूज करूँ। ना तो फीस देते, ना शेड्यूल भेजते, ना पढ़ते हो, बस यहाँ पे आ जाते हो शक्ल दिखाने। भाई यहाँ पे भी बताया करो, कम से कम मैं आराम से अपनी कमाई तो करूंगा दूसरी जगह से। दोहरा नुकसान हो रहा है मेरा, इधर भी कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, उधर से भी कोई कमाई नहीं कर रहा। वैसे एवीकेएस वाला 1 घंटे 1500 रुपये दे रहा था, उधर जाके कमाऊंगा ना यार सेशन लेके मैं। इधर तो वैसे भी कोई कुछ नहीं दे रहा। तो टाइम पे आओ, बाकी अब शुरू करते हैं। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आवाज ही नहीं आ रही क्या? आशुतोष, अच्छा आ रही है क्या? चलो, कुछ तो सांत्वना मिली, कम से कम मैं बोल सकता हूँ आगे। तो क्या शेड्यूल भेजने में शर्म आ रही थी क्या बाकी लोगों को? और काफी लोग गायब है यार। एक वो कैमरा बंद रखते हो ताकि मैं शक्ल ना देख लूं आप लोगों की। अरे नहीं लगती मेरे से नजर भाई। चलो, सिक्योरिटी का हम लोगों को सेक्शन आज कवर करना है, तो सिक्योरिटी का एक बेसिक आइडिया मैं दे चुका था। कुछ एक टॉपिक और है जो मेंस 365 में हम लोग, मैं नोट डाउन करवा दूंगा आपको आज, वो अपने को करने हैं। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक मैं आपको नोट डाउन करवाने वाला हूँ आज, तो वो और नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेंस 365 में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो, क्योंकि हम लोग दो दो क्वेश्चन मैक्सिमम गेस कर सकते हैं, उसके अलावा जो दो क्वेश्चन है उसके लिए अपने को थोड़ा आइडिया और डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो 4-5 टॉपिक और है, उनको हम लोग करेंगे, क्योंकि वो इस साल भर से न्यूज़ में था। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि अभी मेंस 365 जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना, अब आगे से वो मई तक की है। जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई, 3 महीने की जो करंट अफेयर है वो अच्छे से आपको पढ़नी है मंथली बेसिस पे, क्योंकि आप नेक्स्ट अपडेट का वेट मत करना। तो जिन्होंने जून वाली नहीं पढ़ी हो, जून वाली ले लेना और पढ़ना शुरू कर देना, और हिंदी वाले मई वाली पढ़ लेना। ठीक है? ठीक है सर। तो आज तो कैसे चल रही है पढ़ाई? तुमने ना तो शेड्यूल भेजा, ना तुमने शक्ल दिखाई 2 दिन से, कहाँ हो? भेजता हूँ सर कल। अरे भाई, तो शुरू करें सेशन फिर। देखो मैं क्या करवाने वाला हूँ इन नेक्स्ट क्लासेस में, एक तो वैल्यू एडिशन के मटेरियल ऑलरेडी मैं आपको जो मैक्सिमम जिनके आने की संभावनाएं थी वो टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज मैं वैल्यू एडिशन के लेवल पे करवा दूंगा, डेटा फैक्ट और कोई डायग्राम है उससे रिलेटेड, तो वो मैं आज करवा दूंगा। इन फ्यूचर अगर आप और कुछ भी चाहते हो तो वो मेरे को बता दो कि भाई ये और करवाना है, तो वो भी मेरे को बता दो। कोई चाहता है कुछ और? तो स्क्रीन शेयर करें।
आप भाई फीस दे देना। देखो मैं जो कोर्स करा रहा हूँ ना बहुत महंगा है, एक तो तुम किसी ने फीस नहीं दे रहे हो, ऊपर से मेरी डबल मेहनत करा रहे हो, 2 जगह की मेरी कमाई का नुकसान हो रहा है। तो सर हमने तो दे दी। अरे जिन्होंने नहीं दी उनको बता रहा हूँ, मेरी फीस दे देना भाई। या तो आते नहीं, एक तो सीरियस हो कि ना तो शेड्यूल भेजते हो ना पढ़ते हो। फीस चाहिए मतलब चाहिए, मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा आप, ठीक है? या फिर मेरे को शेड्यूल भेजो, आंसर भेजो, जो भेजना है भेजो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन से ग्रुप से निकालूंगा आप। मैं बस 1-2 को निकाल दूंगा ना, तब जाके शांति मिलेगी। तो इंटरनल क्या बता रहा था मैं, क्या पढ़ा रहे थे भाई? इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो डेटा फैक्ट लिखना शुरू कर दो, कॉपी और पेन साथ में ले लो। ये डेटा मैं भेज दूंगा, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी और नहीं समझ में आएगी तो मेरे को मत बोलना। इंग्लिश वाले भी अपना पेन और कॉपी साथ में ले लो और लिखते जाना, ठीक है? कुछ एक डेटा फैक्ट, कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस और कुछ एक कीवर्ड। मैं सारे इंटरनल सिक्योरिटी के अभी करवा रहा हूँ, इनको नोट डाउन कर लेना। जब भी मान लो देखो जैसे ही वामपंथी उग्रवाद आए तो एमएचए की रिपोर्ट के अनुसार वामपंथी उग्रवाद में ये घटनाएं हुई है, आपको कोट करना है, कोट टू कोट चलना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि तेलंगाना का ग्रो हाउंड था जहाँ, तो वो सारी चीजें मैं अभी बताता चलूंगा। इसमें जो है मैं आपको डिक्टेट कराता रहूंगा। एज ए मैं इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको ये दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर फैक्ट को कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए है, ठीक है? और फीस की बात को सीरियस मत लेना, कोई मेरे को नहीं चाहिए, बस जो काम दिया है वो करते रहना, ठीक है? और जिन्होंने नहीं दिए वो तो पक्का दे देना भाई, जिन्होंने दे दिए वो भी दे देना, ठीक है? तो शुरू करते हैं वामपंथी उग्रवाद। तो वामपंथी उग्रवाद पे ना हाल ही में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रिपोर्ट आती है, ठीक है? होम अफेयर्स की रिपोर्ट कहती है कि भाई जो 2000 था, 2000 चल रहा था 2000, तो 200 जिले ना नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब 2021 में उनकी संख्या घटकर 40 जिले हो गए, ठीक है? तो अब नॉर्थ जो नक्सलवाद का विस्तार है ओनली 40 जिलों में, और उसमें भी 70% झारखंड और छत्तीसगढ़ में हुई है जितनी भी घटनाएं हुई है। तो स्पेशली जो नॉर्थ जो नक्सलिज्म है उसका जो एरिया है वो सिंक्रोनाइज होके छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्पेसिफिक रह गया है 70%, और जो जिले हैं वो भी घट के 40 हो गए हैं। पहले कितने थे? 200 जिले, मतलब कितने गुना कमी हो गई? 5 गुना कमी हो गई, सही है ना? चलो आगे। दूसरा एक फैक्ट है कि 2009 की तुलना में 75% उसमें कमी हो गई है, किसमें? हिंसा की घटनाएं और मौतों में। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना। अब जब भी आपको बेस्ट प्रैक्टिस का मौका मिले तो ये मैप बनाना, ठीक है? आंध्र प्रदेश का एसओजी मॉडल है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ग्रो हाउंड कहाँ का है? तेलंगाना का है। जब भी आप अपना आर्गुमेंट दो कि इस तरीके से हमको समाधान करना पड़ेगा, तो आप वहां पे एग्जांपल दो, जैसे कि तेलंगाना का ग्रो हाउंड प्रोग्राम। जब भी आप करो कि हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस को सशक्तिकरण करना पड़ेगा, तो आप डालो वहां पे छत्तीसगढ़ का डीआरजी। सीआरपीएफ को स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी समाधान में, वे फॉरवर्ड में, तो जैसे कि कोबरा बटालियन। तो आपके आर्गुमेंट में एक एग्जाम्पल के रूप में ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। अभी नॉर्थ ईस्ट का एक डायग्राम है वो मैं आगे करवाऊंगा, अभी बस इतना कर लो। डेटा फैक्ट मैं करवा रहा हूं शुरू में, ठीक है? इतना क्लियर है भाई? ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा फैक्ट है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जिसको शांति नहीं है, जो चाहता है कि मैं वो मेरे को और आग लगानी है, वो लगाते रहना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वैसे तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की है कि अपडेटेड चीजें यहाँ पे रखूं, ठीक है? अगला, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की बात, फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, वो कहता है कि 2014 के मुकाबले 75% कमी आई है नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद की घटनाओं में। अब देखो, जैसे ही आपको नक्सलिज्म की परिभाषा है, तो नक्सलिज्म की परिभाषा एनसीईआरटी में दी हुई है, वामपंथी विचारधारा आधारित उग्रवाद, छोटी सी परिभाषा दी हुई है। कोशिश करना कि एनसीईआरटी की परिभाषा के साथ डेटा फैक्ट डालो इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्रिस्प होना चाहिए, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कोशिश करो कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या बॉडी पार्ट सब्स्टिट्यूट में एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करने की कोशिश करोगे आप लोग।
चले आगे। अब सिक्योरिटी फोर्सेज की जो डेथ रेट है उसमें 75% की कमी आई और नागरिकों की मृत्यु में तो 99% कमी आई है। ये तो हो गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की 2021 वाली रिपोर्ट। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको वर्तमान की घटनाओं से इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन अगर सरकार के प्रयास दिखाने हो अपने को तो अपने को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट और उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। यस सर। ठीक है, अब अगला है कि 2020 के बाद 2500 उग्रवादियों ने समर्पण कर दिया। ठीक, उसके बाद शरणार्थी, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या है शरणार्थी। वन ऑफ द, देखो कुछ एक ना मैं आपको ना कॉमन प्रॉब्लम अभी ना करवा दूंगा, जैसे कि नेक्स्ट में जाऊंगा ना तो उनको हर जगह यूज कैसे करना है चीजों को वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी ये ध्यान रखना कि ये फैक्ट अपना 3 जगह काम आएगा। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में काम आए, या फिर शरणार्थी संकट आए वहां पे भी काम आएगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट की समस्या वहां पे भी काम आएगा, फिर आतंकवादी की घटनाएं वहां पे भी काम आएगा, क्योंकि 40,000 रोहिंग्या है। और एक रोहिंग्या का माना जाता है कि जब बोध गया में जब वो सम्मेलन हो रहा था वहां पे एक बम विस्फोट हुआ था और उसमें इसका एक वो था महत्वपूर्ण। मेरे को 3 डिवाइस खोलने पड़ेंगे क्या एक साथ? भाई जो भी आए टाइम पे आ जाया करो, आगे से मैं लेट एडमिट नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। जो भी आए 9 o'clock मतलब 9 o'clock, ठीक है? इससे लेट आएगा मैं एडमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बीच बीच में डिस्टर्ब होता हूँ। क्योंकि ये तो अभी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को मैसेज आया था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अब मैं बीच में जाके या तो मैं अपने तीनों डिवाइस में या आपके लिए खोल लूं कि भाई मैं सब कुछ खोल के बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ एकदम। ठीक है, तो कोशिश करो कि 9 o'clock मतलब 9 o'clock उससे पहले आ जाओ। आपका टाइम मैं वैसे ही नहीं खराब करता हूँ, और ये आज जिनका खराब हो रहा है ना इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि ये काफी लोग लेट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इस पे। तो 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी इंडिया में, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रिपोर्ट है, वो कहता है कि 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी और 24 मिलियन बांग्लादेशी शरणार्थी इंडिया में है अभी। तो ये अपने आप में डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। अगर हम फिर नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम में जाएंगे, वहां पे सोशियो मतलब कल्चरल जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो वहां पे अपने को पता लग जाएगा कि ये अपने आप में एग्जाम्पल काम आ जाएगी। कल्चर चेंज हो रहा है वहां का, जनसांख्यिकी चेंज हो रही है वहां की, तो ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा और इसको हम लोग यूज कर लेंगे। आई होप कि क्लियर है। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद के डेटा इतना यहाँ पे इतना ही है, आगे मैं और करंट अफेयर का आगे करवा दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अब बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, 15,106 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया है। ठीक है, दिख रहा है ना? 7 देश है, 17 स्टेट है। ये बांग्लादेश है, इसको ऐसे मैंने याद कर रखा है, BC PN MBA। ये कंट्री वाइज है जिनकी सीमा के आधारित है। अगर कोई बॉर्डर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आता है तो आप जब भी मैप बनाओ, जैसे ये मैप बनाओ ना आप, तो अगर आपने यहाँ पे डिक्टेट कर दिया कि चाइना ये इसके साथ इतनी है, ये चाइना के साथ इतनी है, ये बांग्लादेश के साथ इतनी है, जैसे कि 1751 है, ये 699 है, बांग्लादेश के साथ कितनी है बताओ कोई भी? 4096। तो आपको ऐसे डेटा फैक्ट आपको होना चाहिए। अगर वहां पे आपने ये कर दिया तो उसको लगेगा कि ये पट गया है। वैसे अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रट के ही जाऊंगा। ठीक है, बस देख लेना अपने अनुसार। हाँ, अरे यार फिर किसको एडमिट करना है? आगे से जो लेट आ रहे हैं ना, आना ही मत भाई मेरी क्लास में। ठीक है, 9 बजे का मतलब 9 बजे, 15 मिनट बाद मैं एंट्री नहीं दूंगा, 15 मिनट में क्लास खत्म कर देता हूँ। जो लेट आ रहे हैं आज वो सुन लो कान खोल के, अगली बार मैं 9:05 के बाद एंट्री नहीं दूंगा। कितने ही फिर बजाते रहना घंटी, कुछ भी करना फिर। ठीक है, वामपंथी उग्रवाद की अगर मैं बात करूं, अब देखो अलग पेज खुल गया ना, इश्यू ये होता है।
अब सीज फायर समझौता 2021 में हमने पाकिस्तान के साथ किया। 2020 में 5000 प्लस केस थे, लेकिन इस समस्या का समाधान हो गया बॉर्डर। तो ये एक वे फॉरवर्ड में काम आ जाएगा, कहाँ पे? बॉर्डर मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सीमा पार घुसपैठ की बात करते हैं। तो बांग्लादेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, पाकिस्तान में कमी आई है 2018 के बाद। ये ऐसे कोई एक बेसिक वो है, लेकिन इसके लिए कोई फैक्ट थे मेरे पास, इसके डाटा थे, लेकिन अगर मैं उन डेटा को हर एक इतना ज्यादा डेटा काफी हो गया था तो मैंने कहा इसको रहने देते हैं, इतना ही डिटेल काफी है। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन 5.5 मिलियन, ये एक एक्चुअली ना ये 2.4 मिलियन है, उनका डेटा में गलती है, 24 मिलियन नहीं है ये ओनली आइस वाला जो नया अपडेट डेटा है ना उसमें इशू है, उन्होंने 24 मिलियन दिया हुआ है, लेकिन 24 मिलियन काफी हो जाएगा मेरे हिसाब से। 2.4 मिलियन है ये डेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा 5.5 मिलियन तो टोटल है, ठीक है। उसके बाद 42% बांग्लादेश से है, 30% पाकिस्तान से और 65% अफगानिस्तान से 2011 की जनगणना के अनुसार। दो कमेटी अपने को याद रखनी है जब भी बॉर्डर मैनेजमेंट आए, मधुकर शाह और सेकटकर कमेटी। करगिल रिव्यू कमेटी हर जगह काम आएगी। 3 कमेटी याद रखना सिक्योरिटी से। करगिल रिव्यू कमेटी जहां पे भी आपको मॉडर्नाइजेशन करना हो, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन करना हो या आतंकवाद समस्या का समाधान करना हो, बॉर्डर मैनेजमेंट करना हो, ठीक है। उसके बाद सेकटकर कमेटी और मधुकर गुप्ता कमेटी, ये हर जगह काम आएगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरियाज की, कि भाई 73 प्रोग्राम थे हमारे, ठीक है, उसमें से ओनली 22 प्रोग्राम है उसको हमने अब तक कंप्लीट किया है, तो बहुत डिले प्रोसेस है। पीआरओ काम तो कर रहा है लेकिन काफी स्लो काम कर रहा है, तो वो अपने आप में एक चुनौती है, राइट। चलिए आगे, बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड इतना फैक्ट है, यही है। अगला है मैरीटाइम बाउंड्री। 7511 किलोमीटर की सीमा रेखा है, 7500 याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। 20% जनसंख्या वहां पे निवास करती है। 200 मेजर पोर्ट है और 13 मेजर पोर्ट है और 200 वो है कितने कौन से बड़े पोर्ट। अब देखो इसको, अब यहाँ क्या करता है, बॉर्डर पुलिस फोर्स काम करती है यहाँ पे सबसे उससे 12 किलोमीटर तक काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, और 12 किलोमीटर से जो 12 किलोमीटर से और उसके आगे काम करता है इंडियन नेवी, ठीक है। उसके आगे जितने भी इंडियन नेवी है, तो इसको ब्लू वाटर, ग्रे वाटर और ग्रीन वाटर भी बोलते हैं। तो इसको एक बार देख लेना भाई, कीवर्ड यूज करोगे अच्छा है, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने ना नेवी टाइम चीफ नेविगेशन ऑफिसर या चीफ नेवी कमिश्नर हम लोगों ने हाल ही में नियुक्त किया है, सुनील कुमार जी के नाम से है। तो एक बार उसको देख लेना, उसको मेंशन कर देना कि कोऑर्डिनेशन का अपने आप में एक इशू होता था, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक ओवरऑल जैसे सीडीएस हमने नियुक्त किया है, वैसे इसके लिए भी हम लोगों ने एक अधिकारी नियुक्त किया ओवरऑल समस्या का समाधान करने के लिए। अब देखो संगठित अपराध क्या होता है, बताओ मेरे को, कोई बताएगा? संगठित अपराध होता है जब, ठीक है छोड़ो, मतलब मैं नहीं बता रहा परिभाषा, तुम डेटा फैक्ट देखो यार, पूरा नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। 70 बासेल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स है बासेल का, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक आती है 141 में से 70वीं, मतलब हमारी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्तर पर होता है, वो पता है तुमको, जो देख लेना कि भाई कैसे होता है, लेयरिंग क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश है? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। और गोल्डन क्रिसेंट में क्या है? MLT, उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, इसको देख लेना, उल्टा सीधा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुसार बना लेना। MLT याद रखना, इधर IPA याद करना, API याद कर लेना, API अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और इधर MLT, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट हो गया। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 कहती है कि इंडिया है ना सबसे ज्यादा सुभेद्य स्थिति में है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर उसके वो है, 10 देश वहां पे सर्वाधिक जब्त की गई है ना, उनमें से इंडिया एक है। और 2022 में तो रिकॉर्ड बना दिया हमने, टॉप किया हम लोगों ने पूरे साउथ एशिया को, जहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रग्स वो की गई है। इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 23 संगठित अपराध के विरुद्ध है। आर्टिकल 47 वो क्या है? आर्टिकल 47 कौन बताएगा मेरे को? आशुतोष बताएगा, बताओ आशुतोष। नशीले पदार्थों का मादक
जो पदार्थ होते हैं उनको बैन करने का राज्य का प्रयास करेगा। गुड गुड गुड, यू आर ए पोटेंशियल कैंडिडेट आशुतोष, वेरी गुड। 51 आर्टिकल 51A, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा यूएपीए, एनआईए एक्ट और एनडीपीएस एक्ट, आपको ये एक्ट पता होना चाहिए। इसके प्रोविजन भले से ना पता हो क्योंकि प्रोविजन आपके कहीं काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट है, ठीक है, इतना क्लियर। अब आर्मी मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो इसको थोड़ा देख लेना। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन या आर्मी मॉडर्नाइजेशन या 54th एंड 5th जनरेशन ऑफ वारफेयर, इससे कुल मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सेक्टर को भी थोड़ा सा देख लेना क्योंकि करंट अफेयर में साल भर न्यूज में रहा है, ठीक है। तो देखो, इंडिया अपना बजट का 14% खर्च करता है इस पे 60, और हाल ही में जो 2022 का बजट था उसमें 2023 का जो डेटा था, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2022 का जो बजट का डेटा था उसमें हमने देखा कि 68% हमने जो बजट खर्च किया है जो आयात खरीदारी में, वो हमने सेल्फ जो खुद का बनाई हुई चीजें थी उनको ही खरीदा है, मतलब घरेलू उत्पादों की खरीद की 68% बजट का उपयोग। तो हम डिफेंस का इंडियनाइज भारतीयकरण भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को और ध्यान रखना कि आत्मनिर्भर भारत का क्या कनेक्शन है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से, हमको क्यों जरूरत है, रसिया वाला एस्पेक्ट ध्यान रखना। तो वो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, मुझे पता है इतना तो आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, पर मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरी इज्जत बनी रहे ताकि आप लोगों के बीच। तो इतना क्लियर है। अगला बात करते हैं हम लोग डिफेंस एक्सपेंडिचर की, ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट है, यूएस खर्च करता है $700 बिलियन, इंडिया करता है $65 बिलियन। इंडिया की जीडीपी का 2.5% है और यूएस करता है 3.5%, ठीक है। ग्लोबल स्पेंड का 4% हम अपनी आर्मी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगला है इंडिया 2.5%, ये यहाँ पे 2.5% हो ही गया जीडीपी। थर्ड सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला हो ही गया ना, पता ही लग गया ना भाई, ये तो इसमें तो क्या ही बनाना है। 2017 से 2021 तक इंडिया सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा खरीदने वाला देश है, मतलब सारा माल हम आयात करते हैं और 45% हम लोग रसिया से, 20% हम फ्रांस से और 12% हम लोग यूएसए से क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम $5 बिलियन का निर्यात करेंगे माल। मोदी जी ने बोल दिया कसम खा ली कि अब मैं $5 बिलियन का माल बेच के रहूंगा, भले से आर्मेनिया को बेचूं, भले से म्यांमार को बेचूं, किसी को भी बेचूं, मेरे को माल बेचना है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, अजरबैजान ने बोला था कि आर्मेनिया को पिनाका मत बेचो, हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है चुबो चुबो के, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पे फिर सेकटकर कमेटी, वो कमेटी करगिल रिव्यू कमेटी, वो यहाँ पे भी काम आ जाएगी। तो ये तो हो गया डेटा फैक्ट। एक साइबर सिक्योरिटी वाला रह गया, तो वो आगे आ जाएगा, जो कंटेंट है उसमें आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूं, ठीक है, किस किस से रिलेटेड ओवरऑल। जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक फॉर्मेट में कम से कम आपको दे दूंगा सिक्योरिटी में। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद। उग्रवाद नॉर्थ ईस्ट को समझ लेना, उग्रवाद का सीधा मतलब, ठीक है। तो इनके कारण क्या है, इनकी चुनौतियां क्या है, ठीक है, इनके समाधान क्या है, और इतना ही है सरकार के प्रयास। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछता ना यूपीएससी। अरे कोई तो शकल दिखा दो। नहीं पूछता। एक तो कैमरा ऑन करो यार, मैं बिना कैमरे के नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को पढ़ाना नहीं बिना कैमरे के। कैमरा ऑन करो सब लोग। मेरे को क्या पता नींद में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कौन क्लास ले रहा है।
बाकी लोग का है? हाँ, अब ठीक है ना, अब पढ़ाने का मन करेगा मेरा भी। ठीक है, अब देखो इनके कारण समझना। हर एक चीज का कारण, कोई भी प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी की, उसके कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होंगे। ठीक है, हम दो लेवल पे लेके जाएंगे। एक तो स्टेक होल्डर बेस अप्रोच पे जाएंगे, दूसरा हम जाएंगे कौन से, पेस्टल फॉर्मेट पे। ठीक है, हर एक पेपर में मैं ये चीज करवाने वाला हूँ ताकि आपको रटने की जरूरत मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ अभी इन तीन चार चीजों की। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड में कुछ एक और चीजें करवाऊंगा, वो नेक्स्ट वाले सेशन में करवाऊंगा, क्योंकि आज मुझे पता है कि आज मेरा सेशन इसी में खत्म हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और कुछ एक दो तीन टॉपिक है वो मेरे को नोट डाउन करवाने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी कोशिश करना है, तीन चार चीजें हैं, इनको समझ लेना अच्छे से। अब समझो, आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद। ठीक है, इसका समझो कि जो रीजन है, कोई भी रीजन है, उसके कोर, जो कोर ऑफ द रीजन है, वो तो बेसिक रहेंगे, सेम रहेंगे भाई, उसमें नहीं बदलेंगे। जैसे अब आप मेरे को एक कोई भी जैसे मान लो तीनों में से कोई भी ले लेते हैं। अब तुम कोई जो भी चाह रहा है कि भाई सर इसके बारे में बताओ, तो मैं उसके बारे में शुरू करूंगा। बता दो कि सर इसके बारे में बताओ। ठीक है, तीनों चारों में फॉर्मेट सेम लगेगा। बताओ किस पे करें? नॉर्थ ईस्ट का कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी इसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कारण क्या है? नरजातीय कारण। इसको क्या बोल सकते हैं? सोशियो कल्चरल, सॉरी कल्चरल बोलो रे यार तुम, सांस्कृतिक। इसको बोलते हैं एथनिसिटी अंग्रेजी में। भाई जिनका मीडियम अंग्रेजी है, मेरे से अंग्रेजी भी बुलवा रहे हो तुम, फीस देते नहीं हो, फीस चाहिए मेरे को अब। ठीक है, तो सांस्कृतिक कारक, हर एक चीज में सांस्कृतिक कारक रहेगा। मैं तीनों के एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? कम्युनिटी का वायलेंस है आपस में, उनका कल्चरल डिफरेंस है, और कल्चरल डिफरेंस की वजह से उनमें मनमुटाव है। आतंकवाद का एक कहीं ना कहीं कारण धार्मिक कारक है, और धार्मिक कारक एक तरीके से कल्चरल रीजन में ले सकते हैं। कहीं ना कहीं वो उनका अल्पसंख्यक होने की उनकी भावना उसमें हिट करती है, कहीं ना कहीं एक रीजन है। अगर मैं बात करूं नक्सलिज्म की, नक्सलिज्म का उनका ट्राइबल कल्चर है। ट्राइबल कल्चर कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है उससे। उनका जो गॉड और गॉडेसेस जंगलों में वो करते हैं, और उनको अगर जंगल ही काट दोगे तो उनके गॉड और गॉडेस पे सीधा का सीधा हमला है, और वो फिर उससे उग्रवादी की ओर अपना रुख कर लेंगे। तो तीनों चीजें एक ही हो गई, लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग हो गए। आई होप कि इस चीज को समझ रहे होंगे। तो एक फैक्टर हो गया कल्चरल, समझ पा रहे हो? ठीक है, दूसरा है प्रशासन। ये है पेस्टल, PESTEL, लो प्रशासन, लो रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रशासन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रशासन का गैप इसके लिए जिम्मेदार है। समानांतर सरकार वो चला पा रहे हैं, क्यों चला पा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में बात करें, उग्रवादी लोग समानांतर सरकार चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं, नक्सलियों की बात करूं, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। अगर मैं आतंकवादियों की बात करूं, वहां पे अगर प्रशासन रहता तो उनको मतलब बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंदूक ही नहीं उठा पाते। भाई लॉ एंड ऑर्डर रहता तो पुलिस के रहते कैसे उठा सकते थे? वहां पे कहीं ना कहीं तो लूप होल है। आपको बस कुछ एक एग्जांपल ऐसे सेट करने जो आप टेररिज्म में पढ़ोगे, लेकिन फॉर्मेट ये रखना, बस मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको पॉइंट जनरेट करने में इशू ना हो। अगला देखो, पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक तुष्टीकरण कहीं ना कहीं हर जगह के लिए जिम्मेदार है। इसको कनेक्ट कर पा रहे हो तीनों चीजों से, या इसको भी समझाऊं? वोट बैंक राजनीति, यस सर। अगला है सामाजिक आर्थिक कारक। अरे भाई सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है ना उनका। ये मैं जब बता रहा हूं, जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आए, दिमाग ब्लैंक हो और आपको पॉइंट जनरेट करने हो, तो आप इस फॉर्मेट पे चले जाना। अगर आपको पहले से पता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम क्या है, जनजातीय समाज है, उसमें आपसी मन मुटाव है, और वो संस्कृति का इश्यू है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, लेकिन लिखोगे तो यही भाई, घुमा फिरा के लिखने यही है, बस आपके वर्ड और लैंग्वेज बदल जाएगी। तो ये पेस्टल वाला फॉर्मेट यहाँ पे कारण में लगेगा। समझ गए ये चीज?
अगला है चैलेंजेस। चैलेंजेस से रिलेटेड एक तो ज्योग्राफी, आतंकवाद की बात करूं तो ये वहां पे सॉरी आतंकवाद की बात करूं तो वहां पे हिली टेरेन और वो टेरेन है तो छुपना आसान हो जाता है उनके लिए, चैलेंजेस है अपने आप पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। अगर मैं नक्सलिज्म की बात करूं तो नक्सलिज्म में ये चैलेंज क्यों है, क्योंकि ये 3 राज्यों की सीमा पे अपनी वो बनाते हैं, घने जंगल है, अपने आप में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चैलेंज है। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वही हिली एंड घाटी वाला इशू है कि भाई मेनलैंड में जो प्लेन है उस पे मेती है और ऊपर वाले पे कुकी है। इशू तो ज्योग्राफिकल इशू है ना भाई, उनके पास तो लैंड ही नहीं है, 10% है। तृप्ति नींद आ रही है या अच्छा नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला चैलेंज क्या होगा? एक चैलेंज देखना, आपको कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, दूसरी से इंटररिलेट कर लेना कहीं ना कहीं। देखो, उग्रवाद, संगठित अपराध उग्रवाद से संबंधित है, संगठित अपराध नक्सलवाद से संबंधित है, संगठित अपराध आतंकवाद से संबंधित है, आतंकवाद नक्सलवाद से संबंधित है, और इससे उग्रवाद। तो इंटीग्रेशन होने की वजह से, सिम्बायोटिक रिलेशन होने की वजह से ये चैलेंजेस अपने आप में दुगना हो जाता है। ये चीज समझ पा रहे हो? अपने आप में पॉइंट जनरेट हो गया हर एक का। भाई ये पॉइंट तो अपना बनेगा ही बनेगा ना। तो सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन, आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक, अगला है कोऑपरेशन। किसमें? पुलिस में, सीएपीएफ में, सीएपीएफ में, आर्मी में। तो 3 लेवल पर कोऑपरेशन चाहिए। ये है पुलिस, ये है सीएपीएफ और ये है आर्मी। इसी के लिए, इसी का बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशन स्टीपलेस। जब 1971 के टाइम पहली बार जो उग्रवाद है उसको समाप्त करने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो उसने निभाई, ऑपरेशन स्टीपलेस ने। उसने क्या किया कि रीजनल लेवल पर पुलिस ने काम किया, वहां पे उनकी कमर तोड़ी। सीएपीएफ ने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया कि दोनों और नागरिकों के साथ भी संबंध बना के रखा और उनको भी कूटने का काम किया, और आर्मी ने चारों तरफ से उसको घेरा दिया। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो कोऑपरेशन का इशू है तीनों में, इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है, मॉडर्नाइजेशन का इशू है। अगला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सोशल मीडिया अपने आप में चैलेंज है तीनों के लिए, नया सब में है, सब में चैलेंजेस रहेगा सोशल मीडिया, क्योंकि ऐसा डोमेन उभर कर आ रहा है कि आपको नए नए आयाम मिलेंगे ही मिलेंगे उसमें। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में चैलेंज बनता जा रहा है। ठीक है, 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर अपने आप में इसमें कनेक्ट हो गया। अपने अजित डोभाल जी बोलते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए किसी को तैयार नहीं करना है, अपनी सिविल सोसाइटी ही एक तरीके से 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक साधन बन सकता है। तो वो अपने आप में एक चैलेंज हो गया, हर किसी के लिए चैलेंज रहेगा वो। तो ये हो गए चैलेंजेस। ठीक है, कॉमन, कुछ एक स्पेसिफिक रहेंगे, वो तो थोड़ा पढ़ ही लोगे यार। इतना भी लिखा होगे तो भी 10 में से 4 नंबर देगा, 3.5 देगा। बस 4.5-5 नंबर के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इतना तो कर ही लोगे, मेरी पर दया कर दोगे। ठीक है, अगला इसकी बात करूं मैं समाधान की। तो समाधान क्या है भाई? ये ही जो समस्या थी यही हमारे समाधान है। अब समाधान 3 लेवल पर होगा, ये ध्यान रखना। संस्थागत लेवल पर भाई ये चैलेंजेस थे तो ये कोऑपरेशन वाला इशू भी तो था, इसको भी तो समाधान करना है। वही एक तो संस्थागत हो गया, ठीक है, मशीनरी के लेवल पर, एक कानून के लेवल पर कि एफआरए 2006 है उसको संशोधन करना पड़ेगा अपनों को। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और जो जनजातीय अधिकार हो उसमें अपने को समन्वय लाना पड़ेगा। नहीं तो भाई तुम जंगलों से उसको भगा देते हो, उसका तुम लोग रिहेबिलिटेशन करते नहीं हो, उसको पुनर्वास होता नहीं है, फिर वो क्या करेगा? नक्सली बनेगा। आपको कहीं ना कहीं दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन, मिडिल पाथ लेके चलना पड़ेगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। और तीसरा हमको जरूरी है कम्युनिटी बिल्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक चीज में आएगा कि हमको उनका। अब देखो उसका समाधान देखो, अब ये इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं तीनों का समाधान। अब देखो 3 तरीके की अवधारणा, 2 तरीके की अवधारणा होती है समाधान में। ले दे के लिखना यही है हमको, लेकिन उसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। कभी भी जहां पे भी बोलना 2 तरीके से बोलना। एक तो राज्य केंद्रित अवधारणा, दूसरी होती है
दूसरी होती है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, दूसरी होती है स्टेट सेंट्रिक अप्रोच। स्टेट सेंट्रिक अप्रोच कहती है कि राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी को गोली मारनी पड़े मार दो, कान पे मारो, नाक पे मारो, मुंह पे मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश की सोवरेनिटी सबसे बड़ी है। ठीक, आर्मी इसी काम पे काम करती है, लेकिन सीएपीएफ और पुलिस उसकी दोहरी जिम्मेदारी है कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच तो होनी चाहिए उसकी, सॉरी स्टेट सेंट्रिक अप्रोच तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी दूसरी ड्यूटी है कि आपको सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को भी लेके चलना पड़ेगा। उसके अधिकार भी आपका दायित्व है, उसके अधिकारों की रक्षा करना भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वहां का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहां की कम्युनिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, सरेंडर रिहेबिलिटेशन पैकेज चलाना पड़ेगा, काउंटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, उसमें विश्वास बहाली हो, जिसको बोलते हैं हीलिंग टच। मेरा एक दोस्त इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा सॉल्यूशन हो कि नॉर्थ ईस्ट मतलब जो जेएंडके की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो उसका एक ही मात्र था कि भाई मैं मतलब इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ इंटेलिजेंसी पे, एक ही सॉल्यूशन है कि एक हीलिंग टच है, इनका डेवलपमेंट करो और उनको बताओ कि तुम अपने लोग हो, हम तुम्हारे लोग हैं। आपको स्टेट सेंट्रिक अप्रोच से आपको सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की ओर जाना ही होगा, और ये हमारा वे फॉरवर्ड है। ये कीवर्ड भी हो गया और ये अपना वे फॉरवर्ड भी हो गया। आई होप कि क्लियर होगा इन तीनों का। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अपना कंक्लूजन की लाइन यही रहेगी कि हमको स्टेट सेंट्रिक अप्रोच और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। आर्मी पुलिस कभी भी पेनेसिया नहीं हो सकती, वो बस दवा का काम कर सकती है। अगर हमको किसी समस्या का समाधान करना है, वो समस्या का समाधान नहीं है, वो लक्षण का समाधान कर सकती है, वो रामबाण नहीं है, वो बस एक पेनेसिया है कि हाल ही में समस्या का ही दवाई ली, दर्द खत्म हो गया। ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं है वो। इसका भी एक कीवर्ड है, मैं आगे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इंग्लिश वालों को थोड़ी समस्या कीवर्ड को लेकर हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने कीवर्ड हिंदी के लिए बनाए हैं, लेकिन मैं ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा और फिर भी नहीं कर पाऊं तो आप आ जाना, मैं ट्रांसलेट करके दे दूंगा। ठीक है, अगला अपने को स्टेट सेंट्रिक अप्रोच को भी मजबूत करना पड़ेगा। कैसे कि भाई हमको जो भी सीएपीएफ है, जो भी पुलिस है, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, हमारे इंटेलिजेंसी को बेटर करना पड़ेगा, ग्रो हाउंड जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, ऑपरेशन बरगा जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, स्टीपलेस जैसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो देखो अपने को ये लाइन तो लिख दी, लेकिन अपने को इसको आर्गुमेंट देने के लिए देखो अलग अलग चले जाएंगे। नक्सलवाद में ऑपरेशन स्टीपलेस चल जाएगा, ऑपरेशन ये चल जाएगा, क्या नाम है, ग्रो हाउंड। आतंकवाद आया, यहाँ पे अलग प्रोग्राम हो जाएगा। आप ऑपरेशन चक्रव्यूह इसमें आ जाएगा, पुलिस सशक्त पुलिस निर्माण में, और डी रेडिकलाइजेशन में क्या आ जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना। यही उग्रवाद में अलग प्रोग्राम आ जाएंगे। तो ये प्रोग्राम ना मैं तुमको अभी बता दूंगा आगे, बस ये जो लाइन है ना, यही सबका सॉल्यूशन है। बस इसमें क्या करना है आपको कि वो प्रोग्राम फिट कर देना है। एग्जांपल समझ पा रहे हो मेरी बात? अब तो फीस दोगे मेरी अब तो अच्छा पढ़ा रहा हूं यार। ठीक है, अगला है मनोवैज्ञानिक और क्रिएटिव थेरेपी, मतलब मेंटली थेरेपी करनी पड़ेगी। स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, और उसके एक हमेशा ध्यान रखना, हीलिंग टच का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविक एक्शन प्रोग्राम। सिविक एक्शन प्रोग्राम क्या होता है कि भाई उनका डेवलपमेंट करो। कैसे करो? उनके धार्मिक धर्म गुरुओं से मिलो, उनकी जो समस्या है उसको समझो, उस पे काम करो। उनको बिना बताए ये मत बताओ कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमसे आके जुड़ो, उनके इनडायरेक्ट उनसे जुड़ो। ठीक है, अगला क्या है, सोसाइटी की मुख्य धारा से जुड़ाव करो, जो कि बेसिक है। सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करो, डेवलपमेंट का भाग है। ले दे के हमने क्या किया, संस्थागत परिवर्तन किए। ठीक है, हमको यूएपीए में, हमको अपस्पा में कुछ ना कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, उनको लिबरल बनाना पड़ेगा। किस ओर जाना पड़ेगा, हमको सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की ओर जाना पड़ेगा। राइट, दूसरा क्या करना, कानून हो गया, स्ट्रक्चर संस्थागत में क्या क्या है हमारे पास, एनआईए है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए रेट्स है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस पे भी हमको करना पड़ेगा। और बेस्ट प्रैक्टिस तो आपको पता ही है, बाकी आपने लिख लिया। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, चारों क्लियर। एक क्वेश्चन पक्का इससे आने वाला है, इसका आंसर आप अच्छे से लिख के आओगे। मैंने पूरा कारण, चुनौतियां और गवर्नमेंट के प्रयास और देख लेना, मैंने इसमें लगभग बता दिए, लेकिन और देख लेना। एक्ट क्या है, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, उग्रवाद का समाधान, ऑपरेशन समाधान, नक्सलवाद का समाधान, तो हर एक का आ जाएगा अपने। आई होप कितना क्लियर है। राहुल सर,
अरे मेरा कैमरा, हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ भाई। चलो ठीक कर। अगला, वैसे ये कहीं आएगा नहीं स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है कानून व्यवस्था सुधारने से संबंधित, लेकिन ये केस स्टडी में काम आ जाएगा आपका, अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है, और आपके पेपर 4 की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वहां काम आएगा, ठीक है। और आपके सामने दंगा हो गया, आपको प्रशासन की व्यवस्था बना के रखनी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में खूब दंगा चल रहा है, उठापटक चल रही है, वहां पे केस स्टडी आ सकती है, तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को मेंशन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो कोशिश करना कि भाई इंटेलिजेंसी का रोल व्यापक बढ़ाओ, उसके बाद निवारक उपाय करो कि त्वरित रूप से, उसके बाद काउंटर प्रोपेगेंडा चलाओ मीडिया के थ्रू, अगर फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, उसका समाधान करो। उसके बाद सैन्य बलों की नियुक्ति करो, ओनली फ्लैग मार्च, फ्लैग मार्च मतलब शक्ति का प्रदर्शन करो, उसका यूज नहीं करना है कुछ भी, शक्ति प्रदर्शन ओनली। उसके बाद पेशेंस रखो, ठीक है, फियर ऑफ एफआईआर दिखाओ उनको, ठीक है, नेगोशिएशन करो, बार्गेनिंग करो, सेंटीमेंट उनके सेंटीमेंट समझो ईआई के थ्रू, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करो। अगर वो नहीं मान रहे तो फिर आंसू गैस का यूज करो, फिर भी नहीं मान रहे तो डंडा से ठुकाई करो, और फिर भी नहीं मान रहे तो गोली लगाओ। आई होप कि ये भेज दूंगा तो आप और देख लेना, एक बार इसे गो थ्रू हो जाना। वैसे पूरा काम आएगा नहीं, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि वहां पे कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है पेपर 4 में, राइट। तो भाई अब कीवर्ड पे आ गए हम लोग। 40 मिनट हो गए। तो 20 मिनट और बच रहा है, लेकिन हमारा कंटेंट काफी है, क्योंकि अभी बेस्ट प्रैक्टिस बची हुई है, नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित करने वाले कारक है, फिर बाद में मैं करंट अफेयर के कुछ एक अपडेट है वो करवाऊंगा, कुछ एक डायग्राम में, बहुत पेज बच रहे हैं अभी। तो मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, आप फीस दे दो। ठीक है, अगला चलते हैं, शुरू करते हैं। आर्क ऑफ वॉयलेंस। आर्क ऑफ वॉयलेंस समझते हो क्या होता है? कोई समझा सकता है आर्क ऑफ वॉयलेंस का मतलब? कोई तो समझा दो। अरे बताओ भाई, आर्क ऑफ वॉयलेंस कहाँ यूज करेंगे? अबे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में क्या है, आर्क ऑफ वॉयलेंस ही तो है। चल रहा है साइकिल, पहले एक घटना हुई, फिर दूसरी घटना हुई, फिर तीसरी घटना हुई, फिर चौथी घटना हुई, और फिर वो साइकिल चल रहा है। तो हमको उस आर्क ऑफ वॉयलेंस को तोड़ना पड़ेगा अगर हमको नॉर्थ ईस्ट की समस्या का समाधान करना है, तो प्राइमरी लेवल पर। अब ये ट्रॉफी अटैक, लोन वुल्फ अटैक, दोनों उसमें काम आएंगे। ट्रॉफी अटैक पता है ना, इलीगल पोचिंग हो गया वगैरह, उसमें काम लेते हैं। अगला है पैरामिलिट्री पेनेसिया डेवलपमेंट, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे यार? हाँ हाँ, पैरामिलिट्री पेनेसिया से डेवलपमेंट एज ए पेनेसिया लेके जाना है हमको। हाँ ये है कीवर्ड। वो वही है, स्टेट सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच था ना, उसी को अलग वर्ड में लिया है इसने यार, और कुछ नहीं किया। अगला है डिजिटल जिहाद, ये तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में सेम ही है। वो ये उसमें काम आएगा, जो चैलेंज, नया चैलेंज ही उसमें आएगा। मैंने बोला था ना डिजिटल अपने आप में एक चैलेंज आ रहा है, तो वहां पे एक कीवर्ड काम आ जाएगा टेररिज्म में, कि डिजिटल जिहाद अपने आप में एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो नया चैलेंज है टेक्नोलॉजी में। याद आया, मैंने एक वो बनवाया था, याद आ रहा है? अभी 5 मिनट पहले बताया था। अरे ये देखो रे, ऐसे मुंह मत बनाया करो, ये देखो ये टेक्नोलॉजिकल, कहाँ गए टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, वॉर का 4th जनरेशन वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर पता है आपको? 4th जनरेशन स्पेस वाला है, 5th जनरेशन साइबर वाला है। ठीक है, तो कभी भी इस पे क्वेश्चन आ जाए तो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी भी नॉर्मल वॉर का स्थान नहीं ले सकते भाई। नॉर्मल वॉर अपने आप में चलती है, ये अपने आप में अंतिम परिणाम नहीं हो सकते कभी। साइबर टेररिज्म का साइबर डिफेंस करना पड़ेगा हमको, और उसके लिए आपको पता है सर्टिन हो गई, एनआईसी हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार ध्यान रखना ये कीवर्ड है। हाँ, फ्लैश पॉइंट क्या है? फ्यूचर में अगर जहाँ पे फ्यूचर में टकराव के, उसको क्या बोलेंगे यार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लैश पॉइंट, जैसे कि मैं बोलूँ अगर साइबर वॉरफेयर एक तरीके से फ्लैश पॉइंट है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
फ्लैश पॉइंट है जहां पे कोई भी लड़ाई के एक ऐसे पॉइंट है जहां पे कोई भी ऐसा जोन है। फ्लैश पॉइंट का मतलब ये कि जिसपे आगे इन फ्यूचर कभी भी लड़ाई हो सकती है उस पॉइंट को लेके, ठीक है, इन फ्यूचर वॉर की। अब ये डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, डिजिटल डिविडेंड हो गया। आपने को भाई इंडिया क्या है, कौन सा सबसे सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है, तो डिजिटल डिविडेंड है ना। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। अगर हम डिजिटल डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिजिटल डिविडेंड से जोड़ देंगे तो हम लोग अगले 5 सालों में, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। कीवर्ड हो गया ना, आ सकता है ना काम। हाँ ये तो पता है, लाइव वर्सेस लाइवलीहुड चैलेंज, लाइव वर्सेस लाइवलीहुड डिलेमा, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड डिलेमा, ये हर जगह काम आएगा। कहाँ काम आएगा, देखो नक्सलिज्म में देखो, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड। लाइवलीहुड क्या है, जंगल जमीन, वहां से खाना पानी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लाइफ के साथ समझौता करना पड़ेगा भाई, नक्सली बनना पड़ेगा। आतंकवाद की बात करो, किसी के परिवार को मार दिया, वो सबसे बड़ा कमाने वाला था, अब उसका बेटा क्या करेगा, उसके पास 2 रास्ते हैं। अब उसके सामने भी लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का चैलेंज है, कह सकते हैं। हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने को यूज करना है ना, तो अपने को तो वहां पे एज ए लाइन यूज करनी है बस। अगला है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, डिजिटल स्पेस। अरे यार बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात करते हैं ना, ओसाका डिक्लेरेशन, डाटा आने दो जाने दो, कोई टेंशन नहीं, सारा माल आने जाने दो, रोकना कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड, डिजिटल स्पेस में। अगला है इंफोडेमिक, पता है ना, हाइपर इंफॉर्मेशन क्या है, इको चैम्बर क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये कीवर्ड है सारे। मीडिया से संबंधित है 5 कीवर्ड, येलो जर्नलिज्म, इंफोडेमिक, हाइपर इंफॉर्मेशन, इको चैम्बर्स, ये अपने आप में वहां पे कीवर्ड आ जाएंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ हैजार्ड, हैजार्ड बोलेंगे ना, खतरे को थोड़ी बोलेंगे, खतरे को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हैजार्ड नहीं बोलते यार, उसको बोलते हैं। अरे बताओ यार, तुम लोग इतने अंग्रेजी मीडियम के छात्र, एक अंग्रेजी नहीं बता पा रहे हो, अभी कल करना भाई। अब देखो ये क्या है, खतरे का मल्टीप्लायर कैसे, जैसे कि साइबर है, ठीक है। अभी हेट स्पीच और साइबर अटैक, साइबर अपराध और हेट स्पीच अगर दोनों मिल गए साइबर वर्ल्ड, तो ये खतरे का मल्टीप्लायर कर देंगे ना भाई। एक छोटी सी जगह थी, अब जैसे क्या हुआ था, वो यूपी वाला केस था, सॉरी बिहार वाला केस था, जो तमिलनाडु वाला उसमें वो किया था उन लोगों ने, वीडियो जारी हो गया था, तो वो क्या था, मल्टीप्लायर ही तो था उसका, खतरे का रिस्क मल्टीप्लायर, सॉरी रिस्क मल्टीप्लायर। हाँ ये था, साइलोज मेंटेलिटी से निकलना पड़ेगा, एक साइलोज मेंटेलिटी टू ओवरऑल मेंटेलिटी, एक कीवर्ड है। अब अगला है घटनाजन्य जवाबदेहिता से सतत जवाबदेहिता, कि भाई हमको सॉल्यूशन क्या है, कि भाई हमको सिटीजन सेंट्रिक से वहां तो जाना ही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई जैसे भी आतंकवादी हमला हो गया, घटना हो गई और उसके बाद हम लोग रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। हमको जैसे कि सीआईए सब काम करता है, 0 एरर पॉलिसी पे काम करता है, हमको वैसे काम करना पड़ेगा, हर एक हमारे सीएपीएफ और हमारे हर एक आर्मी को, हर एक इंटेलिजेंस को, कि 0 एरर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम सिक्योरिटी प्रूफ बन पाएंगे। और उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि इवेंट बेस्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स है। जवाबदेहिता को क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा क्या होता है यार, एक तो अंग्रेजी के वर्ड याद करा के ना, मेरे को लग रहा है मैं इंग्लिश मीडियम में ले लेता हूँ, ठीक है। अगला है वहम, क्या है, विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए थी, क्योंकि ऑपरेशन सद्भावना था ना, वहां पे वहम हम यूज करेंगे, विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच। अगर इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड बनना है तो इंडिया की 0 एरर पॉलिसी होनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी पे, ये कहीं भी चेप देना,
क्या जूम करवाना चाह रहे हो ये लोग? विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच। आशुतोष समझ में आ रहा है? राहुल आ रहा है सर। राहुल 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 राज आ रहा है ना भाई? देख, जब मैं राहुल सर बोलूं ना तो राहुल सर दूसरे हैं हमारे। ओके ठीक है, समझ गया समझ में आ रहा है ना? लेकिन वही मैंने जो बताया आपको कि राजनीतिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड आर्मी, तीनों की अप्रोच को हमको मिलाकर चलना होगा, तब हम आतंकवाद की समस्या का समाधान कर पाएंगे। पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड आर्मी के साथ। आर्मी को क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में देख लेना, शायद अच्छा कीवर्ड है। आर्मी की जगह कुछ दूसरा कीवर्ड है वहां पे। इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड आर्मी के लिए कुछ और यूज करते हैं, तो उसका अप्रोच, ये कीवर्ड है पूरा। ग्रोथ वर्क एज ए एंटीडोट, वहां पे कीवर्ड हर एक में काम आएगा। ये समझ में आ रहा है कि कहाँ यूज कर सकते हैं? मैं तुमको यूज करना तक बता रहा हूं मेरे महानुभावों, कहाँ यूज करना है वो भी बता रहा हूं। कहाँ काम कर लोगे ग्रोथ एज एंटीडोट? काम लोगे ना भाई, नक्सलवाद में, आतंकवाद में, सिविक एक्शन प्रोग्राम में, ग्रोथ वर्किंग एज एंटीडोट। और हमको इसलिए ये करना, सिविक एक्शन प्रोग्राम लाना है। जम्मू कश्मीर का हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ एज वर्क एज एंटीडोट। अगला है मीडिया सिंगुलरिटी। क्लिक बैट जर्नलिज्म में अपने आप में एक इशू है, सेंसेशनल मीडिया एक इशू है, तो वो अपने आप में, मीडिया अपने आप में एक इशू है, तो वहां को उसको यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, मीडिया से रिलेटेड अगर वहां पे आए, सेंसेशनल मीडिया है, येलो जर्नलिज्म है, क्लिक बैट जर्नलिज्म है, ठीक है, तो इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। हाँ, सागर से सुरक्षा तथा समृद्धि दोनों है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, जो मोदी जी का नारा है, वो कहते हैं कि इससे सिक्योरिटी भी होगी और हमारी ग्रोथ भी होगी और हम दुनिया बदल देंगे और भारत को विश्व का नंबर 1 देश बना देंगे मेरे तीसरे कार्यकाल तक। बस हमको मोदी जी को लाना है, सभी लोग मोदी जी को वोट देना। ठीक है, अगला बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अब मैं पानी वानी पी लेता हूँ। वैसे तो भाई इतना समझ में आ रहा है क्या? अमित अरे सर, आ रहा है ना समझ में? बाकी और लोगों को भी देखता हूँ मैं। बाकी और लोग ना मेरे को दिख नहीं रहे, तो जो स्क्रीन पे आ रहे हैं ना उनका नाम ले देता हूँ। बाकी जिनका नाम नहीं ले रहा ना, वो ऐसे मत सोचना कि मेरा नाम नहीं लेते। अरे राजेंद्र जी भाई साहब समझ में आ रहा है सर? चलो ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। हाँ तो वीना, मैं चेक तो कर लूँ सेशन में तो होना। वीना आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही, ठीक है, समझ गया हो। अच्छा, ऊपर देखते हैं और कौन जिंदा है अभी। अंजलि, चलो ठीक है, पढ़ाता हूँ। यस सर, वॉइस आ रही है। ठीक है, तो मतलब हो, ठीक है भाई, शुरू करें आगे कहानी। आजादी का अमृतकाल, आजादी के अमृतकाल के पहले बजट में पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें पास हो जाएंगे ना सब लोग। अगला महाराष्ट्र, कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने बोला ना, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच से स्टेट सेंट्रिक अप्रोच से सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच के कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उनको यूटिलाइज करना है अपने को। और हर जगह यूज होंगे, ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होंगे, बस आपको यूज करना आना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, अपना एक क्वेश्चन इन तीनों चारों में से आएगा, तो अपने को ये कीवर्ड यूज करने हैं, हमेशा दिमाग में बिठा लेना। वैसे ही ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, कम पढ़ रहे हो, बस इसको यूटिलाइज करना। ले दे के फॉर्मेट मैंने बनवा दिया है,
एक दो उसका साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का फॉर्मेट में कल बनवा दूं, मतलब नेक्स्ट सेशन जब भी लूंगा उसमें मैं बनवा दूंगा, क्योंकि आज तो टाइम बचेगा नहीं। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एटीएस ने एक जो प्रोग्राम चलाया वो फ्रेंड ऑफिसर्स। अब देखो फ्रेंड ऑफिसर्स का मतलब क्या है। अब जैसे कि क्या हुआ है, दो तरीके के लोग हैं। एक तो भटके हुए लोग हैं, कुछ उनको ऐसे लगता है कि पुलिस ना मतलब अच्छा काम नहीं करती है, पुलिस बेईमान है, तो क्या जरूरत है, एक तो उसकी फैमिली से संपर्क किया जाए, ठीक है, और पुलिस इसमें कोऑर्डिनेट करे, और तीसरा उस युवक को क्या करो, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, ताकि उसका रिहेबिलिटेशन हो सके, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, और उसका समाज से प्रशासन में उसका विश्वास बढ़ सके। अगर उसका प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा तो वो मुख्य धारा से नहीं भटकेगा। तो इसके लिए फ्रेंड ऑफिसर अप्रोच महाराष्ट्र की, आपको तो इतना ही लिखना है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है कि भटके हुआ को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो ये अपने कहाँ काम आएगी, आतंकवाद में काम आएगी, नक्सलिज्म में काम आएगी, संगठित अपराध में काम आएगी, आएगा कि नहीं। अगला है ऑपरेशन पिजन। ऑपरेशन पिजन है कि सोशल मीडिया के उपयोग करके क्या कर रहे हैं कि आईएसआईएस वाले ना वो बना रहे हैं अपना नेक्सस, जिसको हम लोगों ने अभी बोला था ना कीवर्ड, देखो ये वाला क्या कर रहे हैं, डिजिटल जिहाद की धारणा बढ़ा रहे हैं। अब देखो अपने आप में कीवर्ड अपने आप में एक लाइन बन गई कि ऑपरेशन पिजन डिजिटल जिहाद के समाधान के लिए किया गया एक प्रयास है, जिसमें सोशल मीडिया में काउंटर टेररिज्म एक तरीके का प्रोग्राम है एक तरीके से, ठीक है। और कॉल ऑफ क्राइस्टचर्च एक वो था जो आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए 21 लेसन ऑफ 21 सेंचुरी में उसने बताया, किसने, युवाल नोआ हरारे। वो बोलता है कि कॉल ऑफ क्राइस्टचर्च की तरह हमको काम करना चाहिए, हम आतंकवादी को पहचान ही नहीं देंगे, उस चीज को दबा दो, उसको गुमनाम रखो, वो अपने आप में उसका एजेंडा ही खत्म हो जाएगा। नाम ही मत उजागर हो किसने किया है हमला, लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसने किया है, हमला हो गया, लोग मर गए, क्या है। समस्या है स्टेट की जीरो एरर पॉलिसी के खिलाफ नुकसान है, देश को नुकसान है, लेकिन अगर उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, उसका ओवरऑल पर्पस क्या है कि उसको पॉपुलैरिटी मिले और उसकी मांग को सुने सरकार, यही तो बात है। लेकिन सरकार ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और उसके खिलाफ एजेंडा चलाएगी, काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम चलाएगी, भूल गया मैं कीवर्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ चलाएगी तो उस समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है, इतना क्लियर। जम्मू कश्मीर का वहम प्रोग्राम, विनिंग हार्ट एंड माइंड प्रोग्राम में बता दिया, ऑपरेशन सद्भावना ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये इसका प्रोग्राम है, J&K में सेना का प्रोग्राम है ऑपरेशन सद्भावना। स्कूल वाले बच्चों को IIT कोचिंग कराते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे पे अगर तुमको ऐसे लिखना है ना, अब मैं तुमको एक आइडिया और देता हूँ, अगर तुमको ऐसे लिखना है ना तो इसको कोट करना, कैसे करना कि भाई एक राजीव मतलब क्या नाम बताऊं यार, कोई नया अच्छा सा नाम सोचता हूँ, सद्दाम एक लड़का था, ठीक है, अरे यार सद्दाम नहीं, रेहान, ठीक है, रेहान थोड़ा ठीक लगेगा, सद्दाम तो गुंडा जैसा लगता है। रेहान क्या है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब J&K में रहता है, ठीक है, और उसने 12th पास कर ली है। अब क्या हुआ कि वो 12th पास की और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत उसको चुन लिया गया सेना ने, और उसको IIT की तैयारी करवाई, उसको नीट पास हो गया और आज वो डॉक्टर बन गया। दूसरी ओर वही एक सद्दाम है, वो क्या किया कि वो अलगाववादियों के झांसे में आ गया और वो आतंकवादी बन गया। तो दोनों में ही डिफरेंस है ना, तो अपने को जरूरत क्या है, कंक्लूड करने की जरूरत है कि ऑपरेशन सद्भावना जैसे प्रोग्राम बढ़ाए जाने चाहिए ताकि जैसे कश्मीर की समस्या इसका समाधान किया जा सके। यही प्रोग्राम ना आप अगर नॉर्थ ईस्ट वाली समस्या के लिए कर सकते हो। अगर मान लो निबंध आ जाता है तो वहां पे कहानी बनाओ ऐसी, उसमें फिर ये दोनों प्रोग्राम डालो और उसको कंक्लूड कर दो। उससे क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी भी बनी रहेगी कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज इसको पता है और वो उनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखा रहा है। ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट बताएगा, ठीक है। अगला कम्युनिटी पुलिस और पुलिस बेंगलुरु की और प्रोजेक्ट मैत्री, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस तमिलनाडु का, ठीक है। काउंटर प्रोपेगेंडा, ये काउंटर उग्रवाद छत्तीसगढ़ का कोबरा ग्राउंड, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, तो सेशन खत्म करें, 1 घंटा हो गया भाई।
अगर आपको और करना है तो मैं तो करवा दूंगा, मेरे को तो निपटाना है। आगे चलें या फिर रहने दे? अरे कुछ तो रेस्पॉन्स दो, वरिष्ठ लोग रेस्पॉन्स दे, वरिष्ठ लोग मैसेज डाल दो। चलो सर। अच्छा चलने देते हैं, ठीक है, निपटाते हैं सर। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक IR ST ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, IR मतलब देख लेना यार, इसमें से मिला लेना जो बने, ठीक है, मैंने तो बना दिया एक्रोनिम्स, मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे मजाक वाली बात है। देखो, हिस्टोरिक रीजन, हिस्टोरिक रीजन क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रभावित करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे प्रभावित करेंगे, हर एक चीज को प्रभावित करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को कैसे प्रभावित करेंगे। देखो H, ये वही वाला प्रोग्राम है जो मैंने आपको एक बार में बताया था ना, मैंने बताया था वो पेस्टल वाला फॉर्मेट, उनके जिम्मेदार जिन उनके कारण, तो वही एक तरीके से वही है, उसको मैं एक बार फिर से डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन अपने को यूज करना है वैसे। एक तो समस्या, एक तो उसका कारण है और एक उसका चैलेंज है, दोनों अलग अलग चीजें, इसको ध्यान रखना, एक मत समझना दोनों, ठीक है। अब जैसे हिस्टोरिकल रीजन, पाक रसिया, ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात करें, जैसे तो 2021 में क्वेश्चन आया, ठीक है, 2021 में क्वेश्चन उसने ओवरऑल ही पूछ लिया, तो उसमें इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। H हो गया हिस्टोरिकल रीजन। उसके अलावा फिर आते हैं ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, पोरस बॉर्डर, ये याद रख लेना, पोरस बॉर्डर हर जगह काम आएगा। साइबर अपराध, उसमें भी काम आएगा। ज्योग्राफिकल वाला हमने देखा था ना चैलेंज, तो उसमें ये साइबर पोरस बॉर्डर काम आएगा। नेपाल भूटान, वहां पे पोरस बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ भी कुछ एक ऐसे एरियाज है। अभी एक मेरा दोस्त CISF में, सॉरी BSF में असिस्टेंट कमांडेंट है, वो बोलता है कि भाई जो खेत है ना, वो ऐसे बने हुए कि डिमार्केशन नहीं है, डिमार्केशन। तो अब क्या है, एक बिहारी वहां पे काम, बिहार से एक वो था वर्कर, वो क्या किया कि वो ट्रांस बाउंड्री, मतलब वहां चला गया पाकिस्तान, बाउंड, क्योंकि खेत है दोनों तरफ पंजाब के कुछ एक एरियाज में, तो जैसे ही क्रॉस बॉर्डर किया, फिर उसको लाने में फ्लैग मीटिंग करनी पड़ी। तो पोरस बॉर्डर अपने आप में हर जगह एक समस्या है। बांग्लादेश में भी नदी वाली सीमा है, वहां पे भी पोरस बॉर्डर काम करता है, इलीगल तस्करी करते काओ की। इधर में भूटान नेपाल की बात करूं तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, मानव वुमेन ट्रैफिकिंग हो गई, क्यों करते हैं पोरस बॉर्डर, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये हर जगह काम आएगा। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सामाजिक आर्थिक स्थिति, रेडिकल समानता, असमानता, और इसमें एक रिलीजन अपने आप में एक फैक्टर है। कहीं ना कहीं हम लोग मेती और कुकी को रिलीजन से जोड़ रहे हैं, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू। अगला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डार्क नेट हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया, फाइनेंशियल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हो गए, 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हो गया, ठीक है। विचारधारा अपने आप में एक इश्यू है, अस्वर से देम की अवधारणा हो गई, सांप्रदायिकता हो गई, नक्सलिज्म हो गया, सोशलिज्म, सॉरी सोशलिज्म नहीं, माफ चाहूंगा, गलत बोल गया, ठीक है, बहुलतावाद हो गया। अगला है वैश्विक विकास। और वैश्विक विकास क्या है कि ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं, चाइना क्या कर रहा है, म्यांमार का हस्तक्षेप हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उधर चाइना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और कुछ नेपाल का हस्तक्षेप क्या है, नक्सलिज्म में। तो इस तरीके से इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है भाई। और ये रूस यूक्रेन की युद्ध की बात करूं तो हम लोग 45% डिपेंडेंट थे रसिया पे। रूस यूक्रेन की युद्ध की वजह से क्या है, रसिया खुद मांग रहा है बेचारा चाइना से, हमारे हथियारों की आपूर्ति कैसे करेगा। और अगर हमारे हथियारों की आपूर्ति नहीं होती है तो हम अपने चैलेंज को कैसे सोल्व करेंगे। समझ में आया। अगला है रीजनल डेवलपमेंट, ऑलरेडी कि भाई बिग ब्रदर सिंड्रोम इंडिया का, कि अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है कि कोऑपरेशन ही नहीं करते। इंडिया का जैसे एटीट्यूड देखा कि ये तो बिग ब्रदर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, मेरे जैसी हालात है, फिर कोई सुनता नहीं, फिर कोई फीस भी नहीं देता, फिर ना इंडिया को देता ना मेरे को देता है। अगला राजनीतिक प्रणाली और प्रशासन से संबंधित मुद्दे, ठीक है, उसके लिए ये ऑलरेडी मैं आपको पहले करवा चुका, तो इसमें करने की जरूरत नहीं। अब देखो, अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवा दिया है, इतना क्लियर है। अब देखो, आर्मी के मॉडर्नाइजेशन, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, आर्मी मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, जो भी मॉडर्नाइजेशन से उससे रिलेटेड 3 चीज काम करनी है। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं?
चलो आगे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के लेवल 3 लेवल पर मैं बात करूं, क्या? संस्थागत। एक मिनट में मेरा लैपटॉप चार्ज लगा देता हूं भाई। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। आ रही है सर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए धन्यवाद। एक तो संस्थागत लेवल पर, ठीक है। दूसरा उसके कानून पे, लॉ एंड ऑर्डर, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके लेवल पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, ठीक है। और तीसरा कहां पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, बताओ, सोचो, मेरे को बताओ, बताओ। वेपन सर उनके। कुछ वो इसके लिए सोफिस्टिकेटेड वर्ड बताओ यार कुछ। ये तो हो गया संस्थागत, ये हो गया कानून, और ये हो गया उसका हथियार को लेवल पर ही इसको ऐसे ही देते हैं कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। इसके लिए संस्थागत क्या करें, जैसे आर्मी मॉडर्नाइजेशन की बात करें, संस्थागत के लिए हम लोगों ने क्या किया, CDS बना दिया। संस्थागत में दूसरा क्या किया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना रहे हैं। तीसरा हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या किया, कानून में 2 है, ये यहां से गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है और रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है। IBG बना दिया, ट्राई सर्विस कमांड बना दी, ठीक है। तो ये तो नए एडवांसमेंट है ना भाई। नेवल के लिए वो एक ऑफिसर बना दिया। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन की बात करूं तो DPP 2016 वाला बना दिया। इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम के लिए बात करूं तो क्या ले, डिफेंस कॉरिडोर बना दिया, डिफेंस कॉरिडोर के IDEX बना दिया, ठीक है। ये क्या था, सेमिकॉन हाल ही में हमने 2023 वाला आयोजित किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने की अभी, राइट। इसके अलावा अगर हथियारों की बात करूं तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बना दिया, ठीक है। 200 हथियार हम लोगों ने डीलिस्ट कर दिए, बोले कि हम भारत से आयात करेंगे। 68% बजट का हम लोगों ने कहा कि हम लोग घरेलू आयात करेंगे। तो सारी चीजें यही तो है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पुलिस आ गई तो यहाँ पे अफस्पा आ गया। यहाँ पे अफस्पा के साथ क्या आ गया, जो पुराने कानून उनको रद्द करना हो गया, IPC में सुधार आ गया। ले देखिए, तो यही फॉर्मेट बनेगा ना। अरे महानुभाव, समझ में आया मैं जो बताया? इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच। इसको मैं हालांकि फिर से करवाऊंगा, क्योंकि ये 4-5 जगह हो जाएगी। अभी इन फ्यूचर आते रहेंगी ये सारी चीजें, तो उसकी चिंता नहीं करनी, बस अभी इसको समझ लो। अब मैंने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड 3 एस्पेक्ट बनवा दिए। अब देखो, अब इसको समझो। सेकंड सबसे बढ़िया, अब जब भी नोट, मतलब मैं क्या करता था कि उस लेवल पे चला गया। अब मेरे को समझ में आ गया मेरे को फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अगर मेरे को फॉर्मेटिंग क्लियर है कि मेरे को फॉर्मेट आंसर का कैसे करना है, तो जो भी करंट अफेयर है, अब ये मेंस 365 है पूरी, ये 4-5 पेज में कंप्लीट है। बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट है, क्योंकि फॉर्मेटिंग मेरे को क्लियर है। अब मेरे को क्या करना है, उन बॉक्सेज में अपनी चीजें भरनी है। कोई भी बॉक्स आया उसमें वो चीजें डालनी है एज एग्जांपल, क्योंकि बॉक्स तो फिक्स हो गया ना। फिक्स हुआ कि नहीं बॉक्स? जी सर। ठीक है, तो अब देखते हैं। सिप्री इंडिया 0.2% निर्यातक है। इन फ्यूचर हमारा टारगेट क्या है, 35,000 करोड़ का माल बेचेंगे। मोदी जी ने कसम खाई है, इसको ध्यान रखना। $5 बिलियन का निर्यात करेंगे 2025 तक। मोदी जी की कसम याद रखना, उसको मत भूलना। 2.8% हम लोगों ने अभी देखा जीडीपी का एक्सपेंडिचर, हम लोग ये देख चुके। रक्षा उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया 209, हम लोगों ने बोला 68% हम लोग वो करेंगे। डेटा फैक्ट याद हो जाना चाहिए, मेरे को याद हो गया, आपको तो रटा होना चाहिए, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत। मैंने कहा कि ये हर जगह कंक्लूजन में काम आएगा। 4 क्वेश्चन है,
एक में इस कंक्लूजन को चेप देना कि हमको नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की जरूरत है और इसको हमको बनाया जाना चाहिए ताकि हमारी समस्याओं का एकीकृत समाधान, उसके साइलोज में काम ना करें, हम इंटीग्रेटेड वे में सॉल्यूशन करें। समझ पाए हो कि नहीं? जी सर। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय समाधान। कोई भी समस्या है, नक्सलवाद है, नक्सलिज्म, राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय समाधान करो। ठीक है, अगला पूंजीगत एक्सपेंडिचर, रक्षा पूंजीगत अधिग्रहण प्राधिकरण का गठन किया गया, जो कि वो क्या करेगा कि भाई जल्दी जो भी डिफेंस एक्विजिशन उसको जल्दी कर सके मॉडर्नाइजेशन के लिए। डिफेंस सेक्टर में 75% वो कर दिया इन लोगों ने, क्या कर दिया, एफडीआई अलाउ कर दिया, और ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट के रूट से 100% ऑटोमेटिक कर दिया। तो ये सारे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के कीवर्ड हो गए ना भाई। गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, समझ में आया? चैलेंज क्या है, यही चैलेंज है। देखो क्या क्या चैलेंज है, बेसिक चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, वही चलेगा। इनमें सिक्योरिटी वाले में चैलेंज कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन में HDFL ITO चलता है। HDFL मतलब ह्यूमन रिसोर्स नहीं है साहब, हम माल कैसे बनाए, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है हमारे पास स्किल्ड। दूसरा क्या है, डिमांड। डिमांड क्या, हम हमारा माल ही नहीं खरीदते, दूसरे तो कहाँ से आयात करेंगे। डी हो गया, डिमांड हो गया। फंड, सरकार 2.8% बजट में करती है, लेकिन उसका 70% तो पेंशन और उसमें भत्ते में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो 30% ही बचता है, क्या करे, बर्बाद हो जाए। HDFL हो गया। एल, लो ही नहीं है, कानून ही नहीं है, बेईमानी करते हो दूसरे से आयात करने पर। अब बनाया आपने DPP, पहले तो कानून ही नहीं था। ठीक है, HDFLI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं है ना भाई। फॉक्सकॉन अब टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो बैकफॉल हो गया, वो वेदांता के साथ वो टूट गया। सेमीकंडक्टर हमारे लिए जरूरी था, मान लो 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तो जरूरी था ना भाई सेमीकंडक्टर, लेकिन नहीं हुआ, वेदांता हट गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट नहीं था, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, घुमा फिरा के वही काम लेने अपने को पॉइंट। HDFLI इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। T टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ही नहीं हमारे पास, हमको तो विदेशों से पेटेंट पूल बनवाना पड़ेगा। पेटेंट की समस्या, पेटेंट पूल बनवाओ। ठीक है, इनोवेशन, हमको इनोवेशन वालों को, स्टार्टअप को बढ़ावा नहीं दे पा रहे, उनको बढ़ावा दो। तो HDFL ITO इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे ही आपको सामने आया कि डिफेंस सेक्टर का चैलेंजेस क्या है, HDFL ITO डाल दिया अपन ने। सॉल्यूशन क्या है, वही सॉल्यूशन है जो HDFL ITO चैलेंज था, वही सॉल्यूशन है। समझे मेरी बात? अरे समझ में आ रहा है कि HDFL ITO क्या है? आगे मैं बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा। बस मैं डिफेंस वाला मैंने बताया नहीं, बस मैंने उसको वो बता दिया कि क्या ही हो जाएगा। ठीक है, अगला डिफेंस कॉरिडोर बना दिया हम लोगों ने। इश्यू क्या था कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब हमने 2 डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर बना दिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इश्यू सोल्व हुआ कि नहीं? इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, ना तो कोई हाँ ना करता, ना कोई चूचपाट करता। जा रहा हूँ मैं, सेशन खत्म, बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नहीं सर, ठीक आ रहा है। अरे यार नेक्स्ट सेशन में करते हैं ना यार, बाकी क्योंकि 3 पेज है अभी यार, देखो सिक्योरिटी वाला, कल 5 पेज है, पूरा तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ये जितना मैंने करवा दिया उसको कोशिश करना कि एक बार रिकैप करना, ये मैं पूरा करवा दूंगा। आपका मेंस 365 का 90% पोर्शन इसमें से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया है। 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा और होंगे, वो मैं कल आपको डिनोट करा दूंगा। कल सिक्योरिटी खत्म होगा और इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे को मेंस 365 की फीस दे देना ठीक है, QEP की फीस दे देना, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की फीस दे देना, सबकी फीस मिला के 2-2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में। अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई। कब देनी है सर? वो दे देना यार जब दे सको ठीक है, चलो बाय। ठीक है सर, बाय। ठीक है सर, सिलेक्शन के बाद दें? अरे यार तुम मत देना, सिलेक्शन के बाद भी मत देना, अभी तो पढ़ लो, बस जितना बता रहा हूँ उतना टारगेट कंप्लीट करो। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। PDF शेयर नहीं करूंगा मैं, ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कॉपीराइट वाला इशू है, आप कहीं और दे दोगे। ठीक है, मैं भेज दूंगा PDF। ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, गुड नाइट। समझ में आ रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ? जी राहुल, आदित्य, जी सर, जी क्या कुछ फायदा मिल रहा है क्या? जी। हाँ बिल्कुल सर। चलो ठीक है, हैं? फिर मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। पूजा काफी लेट आई हो।
यस सर, आज थोड़ा लेट हो गया। वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था बीच में, पता नहीं क्या हो गया था। सॉरी। चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरा भी वीडियो रुक गया, मैं भी जा रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल शाम को, सेम टाइम सेम जगह, फीस के साथ आना सब, ठीक है? ओके सर, ओके। चलो ठीक है, बाय।